कल्पना कीजिए कि किसी महान साम्राज्य का पूरा इतिहास उसके शक्तिशाली राजाओं के नाम, उनकी कूटनीति, उनके भव्य महल और उनके युद्ध, ये सब महज जमीन बेचने या दान देने की कुछ रसीदों से खोजा जाए। हाँ, सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज की हमारी इस गहराई से की जाने वाली चर्चा का आधार यही है। हम सर एडवर्ड गैट की प्रसिद्ध पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ असम के अध्याय 2 पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, जो 7वीं से 12वीं शताब्दी तक के असम के इतिहास पर केंद्रित है। सही कहा। इस अध्याय को पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे हम किसी जासूसी उपन्यास के पन्ने पलट रहे हैं, जहां इतिहासकार उन सुरागों से एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर देते हैं जिन्हें शायद उस दौर के लोगों ने बहुत मामूली समझकर छोड़ दिया था। ये जासूसी वाली बात आपने बिल्कुल सटीक कही। मतलब इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो किसी ने लिख दिया। इतिहास वो है जिसे हम बचे हुए भौतिक साक्ष्यों से तर्क के आधार पर दोबारा निर्मित करते हैं। और एडवर्ड गायट ने पृष्ठ 16 पर ठीक यही किया है। उन्होंने किंवदंतियों, मिथकों और सुनी सुनाई बातों को पूरी तरह से किनारे कर दिया। वे कहते हैं कि अगर हमें 7वीं से 12वीं सदी के कामरूप मतलब प्राचीन असम को समझना है तो हमारे पास केवल 2 ही ठोस स्रोत हैं। अच्छा, कौन से 2 स्रोत? पहला, एक विदेशी प्रत्यक्षदर्शी का निष्पक्ष यात्रा वृत्तांत, यानी चीनी यात्री ह्वेन त्सांग की डायरी। और दूसरा, खुद कामरूप के राजाओं द्वारा छोड़े गए ताम्रपत्र और कुछ शिलालेख। और यहीं से मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ। ये ताम्रपत्र या कॉपर प्लेट्स जिनके बारे में गैट ने पृष्ठ 16 से 18 तक इतनी गहराई से बात की है, असल में ये तो जमीन के दानपत्र थे। हाँ, बिल्कुल। मतलब राजा किसी ब्राह्मण को जमीन दे रहा है बस। तो जमीन की एक साधारण सी रजिस्ट्री से हमें सदियों का राजनीतिक इतिहास कैसे मिल सकता है? देखिए, इसे समझने के लिए हमें उस दौर की मानसिकता को देखना होगा। आज की तरह तब कोई डिजिटल लेजर या रजिस्ट्री ऑफिस तो था नहीं। हाँ, वो तो है। तो जब एक राजा जमीन दान करता था तो उसे ये साबित करना होता था कि उसे ये दान देने का दैवीय और कानूनी अधिकार है। इसलिए दरबारी पंडित संस्कृत पद्य में ताम्रपत्र के शुरुआत में एक प्रस्तावना या प्रियम्बल लिखते थे। एक तरह का इंट्रोडक्शन। बिल्कुल। और ये प्रस्तावना आज की ब्लॉकचेन तकनीक की तरह काम करती थी। राजा को अपने परदादा, दादा और पिता की पूरी वंशावली, उनकी विजय गाथाएं और राजधानी का विस्तार लिखना पड़ता था ताकि कोई इस दस्तावेज को जाली ना बता सके। जमीन का असली विवरण तो बहुत बाद में आता था। क्या बात है। इतिहासकारों के लिए वो जमीन महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि वो प्रस्तावना सोने की खान थी। ये तो बहुत ही शानदार तरीका था अपनी वैधता साबित करने का। लेकिन इन ताम्रपत्रों को पढ़ते हुए मुझे एक इतिहासकार की उस हताशा का भी अंदाजा हुआ जब उसे पता चलता है कि इन दस्तावेजों पर कोई सटीक कैलेंडर वर्ष नहीं लिखा होता था। हाँ, यह एक बड़ी चुनौती थी। मतलब राजा ये नहीं लिखता था कि ये 850 ईस्वी है, वो बस ये लिखता था कि मेरे शासन के 5वें वर्ष में। जरा सोचिए, सदियों बाद कीचड़ से निकले एक तांबे के टुकड़े पर लिखा हो शासन का 5वां वर्ष, तो गैट जैसे इतिहासकार ने समय कैसे तय किया? यहीं पर पैलियोग्राफी यानी प्राचीन लिपियों के अध्ययन का विज्ञान काम आता है। लिपियां हर सदी में बदलती हैं। अक्षरों की बनावट, मात्राओं का घुमाव, इनका विश्लेषण करके विशेषज्ञ अंदाजा लगाते हैं कि ये लेख किस सदी का हो सकता है। अच्छा, तो हैंडराइटिंग के आधार पर। सही कहा। इसके अलावा अगर उस ताम्रपत्र में किसी ऐसे राजा का जिक्र हो जिसका समय हमें पहले से पता है, तो समय का सटीक अनुमान लग जाता है। और ये ताम्रपत्र कोई 1-2 पन्ने नहीं होते थे। तो कैसे होते थे? आमतौर पर 3 तांबे की प्लेटों को एक छल्ले में पिरोया जाता था, जिस पर राजा की शाही मोहर जैसे हाथी का प्रतीक लगी होती थी। और गैट ने अपनी किताब में ऐसे 7 ताम्रपत्रों और एक शिलालेख का पूरा डेटा दिया है। अगर हम इस सूची को ध्यान से देखें तो ये किसी खजाने की खोज से कम नहीं लगती, जो 80 सालों तक असम और बंगाल के अलग-अलग कोनों में चलती रही। बिल्कुल। उदाहरण के लिए सबसे पहला भास्कर वर्मन का पंचखंड या सिलहट ताम्रपत्र है। इसे 1912 में खोजा गया और बाद में प्रोफेसर पद्मनाथ भट्टाचार्य ने एपिग्राफिया इंडिका वॉल्यूम 12 में इसका पूरा विश्लेषण किया। और ये खोज उससे भी बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। 1840 में ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल में वनमाल के तेजपुर ताम्रपत्र का जिक्र आ गया था। हालांकि गैट ने स्पष्ट किया कि उस समय उसका जो अनुवाद हुआ वो काफी असंतोषजनक था। हाँ, और फिर 1895 में खुद एडवर्ड गैट को बलवर्मन का नौगोंगांव ताम्रपत्र मिला। सोचिए, जो व्यक्ति इतिहास लिख रहा है वही जमीन से सुराग भी निकाल रहा है। ये बहुत रोमांचक है।
1897 में डॉक्टर हॉर्नले ने इसे पढ़ा और बताया कि ये लगभग 990 ईस्वी का है। बिल्कुल। 1893 में गैट को इंद्रपाल का गुवाहाटी ताम्रपत्र भी मिला, जिसे फिर से हॉर्नले ने 1897 में डिकोड किया। और फिर 1892 में वैद्यदेव का बनारस या कमोली ताम्रपत्र मिला, जिसे प्रोफेसर वेनिस ने पढ़ा और उसकी सटीक तारीख 1142 ईस्वी बताई। एकदम से। इन 7 ताम्रपत्रों के अलावा एक बहुत ही रहस्यमयी रॉक शिलालेख भी था। तेजपुर का शिलालेख। हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर एक विशाल चट्टान पर उकेरा गया ये लेख 1893 में एक भारतीय सज्जन ने गैट को इसे दिखाया था, लेकिन इसे पढ़ना इतना मुश्किल था कि इसे पूरी तरह से डिकोड करने में दशकों लग गए। और अंततः 1917 में जर्नल ऑफ बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी में महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने इसे पूरी तरह पढ़ा। इन भौतिक सुरागों की ये पूरी टाइमलाइन हमें दिखाती है कि इतिहासकार कैसे एक एक ईंट जोड़कर इमारत बनाते हैं। लेकिन राजाओं के अपने दरबारियों द्वारा लिखे गए इन ताम्रपत्रों में तो हमेशा राजा की तारीफ ही होती थी ना। जाहिर सी बात है। राज्य असल में कैसा था, लोग कैसे थे, ये जानने के लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो बाहर से आया हो और जिसका राजा से कोई स्वार्थ ना जुड़ा हो। और यहीं पर पृष्ठ 18 और 19 हमें 7वीं शताब्दी के उस बाहरी व्यक्ति से मिलाते हैं, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु हुएनसांग। बिल्कुल। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। हुएनसांग कामरूप नहीं आना चाहते थे। अरे क्यों? वे 7वीं शताब्दी के पहले भाग में मगध यानी दक्षिण बिहार के नालंदा मठ में बौद्ध धर्म के कड़े नियमों का अध्ययन कर रहे थे। कामरूप के राजा कुमार भास्कर वर्मन ने उन्हें निमंत्रण भेजा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ओह, राजा को मना कर दिया। हाँ, अंत में उनके गुरु शीलभद्र को ने समझाना पड़ा कि एक राजा के निमंत्रण को ठुकराना कूटनीतिक रूप से सही नहीं है। और शीलभद्र की वो सलाह हमारे लिए कितनी बड़ी सौगात साबित हुई। हुएनसांग की डायरी कामरूप का पहला स्पष्ट भौगोलिक और सांस्कृतिक चित्र पेश करती है। वे लिखते हैं कि उन्होंने पौंड्रवर्धन से पूर्व की ओर 900 ली यानी करीब 150 मील की यात्रा की और एक विशाल नदी कलोतू को पार करके कामरूप पहुंचे। गैट ने इस कलोतू नदी की पहचान करत्तोया नदी के रूप में की है। सही कहा। जब हुएनसांग वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। उन्होंने लिखा कि कामरूप का क्षेत्रफल 10,000 ली यानी करीब 1700 मील था और राजधानी का घेरा 30 ली था। उन्होंने वहां की समशीतोष्ण जलवायु का जिक्र किया और बताया कि लोग कटहल और नारियल की खेती करते थे। वहां के लोगों के बारे में उनकी टिप्पणी बहुत ही जीवंत है। क्या लिखा था उन्होंने? उन्होंने लिखा था, लोग छोटे कद के हैं, उनका रंग गहरा पीला है, वे सीधे और ईमानदार हैं, उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत है और वे पढ़ाई लिखाई को बहुत गंभीरता से लेते हैं। लेकिन हाँ, एक बहुत ही गहरी भौगोलिक पहेली खड़ी हो जाती है। 10,000 ली का मतलब है कि कामरूप कोई छोटा राज्य नहीं बल्कि एक विशाल साम्राज्य था। बिल्कुल। गैट ने इस डेटा का विश्लेषण किया और बताया कि इसकी सीमाएं आधुनिक असम, भूटान, उत्तरी बंगाल और पुराने ब्रह्मपुत्र के पूर्व में मैमनसिंह तक फैली हुई थी। वाह। इसकी तुलना में समीतट यानी पूर्वी बंगाल, जो दक्षिण में 1200 से 1300 ली दूर था, बहुत छोटा था। इस भूगोल को लेकर एक बड़ा विवाद भी था जो मुझे काफी रोचक लगा। कामरूप की राजधानी आखिर थी कहाँ? प्रसिद्ध पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम का मानना था कि राजधानी कामतापुर या फिर पबना में रही होगी, लेकिन गैट ने उनकी इस थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया। हाँ, गैट का तर्क यहाँ बहुत ही वैज्ञानिक था। उन्होंने हुएनसांग द्वारा बताई गई दिशाओं का अध्ययन किया। गैट ने समझाया कि कनिंघम जिस पबना को आधार बना रहे हैं वहां से कामतापुर पूर्व में नहीं बल्कि उत्तर में है। लॉजिकल है। इसलिए गैट का निष्कर्ष था कि राजधानी मालदा के पास पांडुआ में या करत्तोया के दाहिने तट पर महास्थान में या फिर और पश्चिम की तरफ गोलपारा, कोच बिहार या रंगपुर के किसी इलाके में रही होगी। दिशाओं का ये गणित ही इतिहास की गुत्थियां सुलझाता है। अब अगर हम पृष्ठ 19 से 21 की तरफ बढ़ें तो वहां धर्म और कूटनीति का एक बहुत बड़ा विमर्श है। हुएनसांग ने स्पष्ट लिखा कि कामरूप के लोग देवों की पूजा करते थे, बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे। हाँ, पूरे राज्य में एक भी संघाराम या बौद्ध मठ नहीं था। और राजा नारायण देव के पुराने वंश के थे। लेकिन यहां मुझे एक चीज समझ नहीं आई। राजा का नाम भास्कर वर्मन था। ये वर्मन शब्द तो ब्राह्मणों का नहीं होता है ना? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और गैट ने इस मिथक को बहुत बारीकी से तोड़ा है। असल में वर्मन एक क्षत्रिय उपाधि है।
प्राचीन काल में जब स्थानीय उच्च वर्ग के लोग या शासक हिंदू धर्म के मुख्य ढांचे में शामिल होते थे तो वे क्षत्रिय वर्ण अपनाकर अपने नाम के आगे वर्मन लगा लेते थे। ओ, तो ये एक तरह का एसिमिलेशन या सांस्कृतिक एकीकरण था। बिल्कुल। गैंट उदाहरण देते हैं कि बाद में 830 ईस्वी में राजा हरिज्जर ने भी ठीक ऐसा ही किया था। और गैंट ने असम में बौद्ध धर्म को लेकर फैले कई अन्य मिथकों का भी खंडन किया। जैसे तिब्बतियों में ये किंवदंती थी कि भगवान बुद्ध की मृत्यु असम में हुई थी, जिसे गैंट ने भौगोलिक और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर पूरी तरह खारिज कर दिया। सही बात है। इतना ही नहीं, गुवाहाटी में एक बड़ी सी मूर्ति थी जिसे लोग जनार्दन बुद्ध कहकर पूजते थे। डॉक्टर ब्लॉच ने जब उसका अध्ययन किया तो पता चला कि वो असल में भगवान विष्णु की मूर्ति है। अरे बाप रे। और इसी तरह हाजो के मंदिर में जिसे बुद्ध की मूर्ति माना जाता था, वो भी विष्णु के नरसिंह मतलब मैन लायन अवतार की साधारण मध्यकालीन मूर्ति निकली। हालांकि इसका मतलब ये नहीं था कि उस इलाके में बौद्ध धर्म बिल्कुल नहीं था। गैट स्पष्ट करते हैं कि कामरूप के बाहर दक्षिण में समतट और पूर्व में पौंडरवर्धन में सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए बौद्ध स्तूप मौजूद थे। लेकिन कामरूप का मुख्य धर्म ब्राह्मणवादी ही था। और ये धार्मिक स्थिति तब और दिलचस्प हो जाती है जब हम कामरूप की कूटनीति देखते हैं। भास्कर वर्मन, थानेसर के महान सम्राट हर्षवर्धन, जिन्हें शीलादित्य भी कहा जाता था और जिनका शासन 606 से 648 ईस्वी तक रहा, उनके समकालीन थे। और उन दोनों के बीच के रिश्ते किसी हॉलीवुड की कूटनीतिक फिल्म जैसे लगते हैं। बिल्कुल। बाण के हर्षचरित में इसका बड़ा सजीव वर्णन है। भास्कर वर्मन ने अपने राजदूत हंसवेग को हर्ष के पास भेजा और हंसवेग कोई साधारण संदेश लेकर नहीं गया था। वो अपने साथ भगदत्त और नरक के समय से पीढ़ियों से चली आ रही अत्यंत कीमती भेंट लेकर गया था। उन भेंटों की सूची देखिए। उसमें कस्तूरी, कपूर और सबसे खास वरुण का वो जादुई छाता था जो राजा नरक लेकर आए थे। ये कोई आम कूटनीति नहीं थी। ये हर्ष को ये बताने का तरीका था कि भास्कर वर्मन एक बहुत प्राचीन और दैवीय वंश के शासक हैं। हर्षवर्धन ने इस संदेश को समझा और कामरूप के साथ गहरी मित्रता स्थापित की। इस मित्रता का चरम हमें 644 ईस्वी में कन्नौज की महान सभा में देखने को मिलता है। इस सभा की भव्यता की जरा कल्पना कीजिए। 90 दिन की लंबी यात्रा के बाद ये सभा शुरू हुई। हर्षवर्धन ने गंगा के दक्षिणी तट से यात्रा की और भास्कर वर्मन ने 500 कवचधारी हाथियों की विशाल सेना के साथ गंगा के उत्तरी तट के समानांतर मार्च किया। वह दृश्य सचमुच ऐतिहासिक रहा होगा। जुलूसों में हर्षवर्धन भगवान शुक्र का रूप धरते थे और भास्कर वर्मन भगवान ब्रह्मा का रूप धरकर उनके साथ चलते थे। कन्नौज के बाद एक और विशाल समारोह इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम पर हुआ। क्या बात है। ये घटना साबित करती है कि 7वीं सदी में कामरूप कोई अलग थलग पड़ा राज्य नहीं था, बल्कि उत्तर भारत की राजनीति के केंद्र में था। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि आपने कहा, ये रुतबा अचानक नहीं मिला था। पृष्ठ 21 पर गैरेट हमें निधानपुर से प्राप्त पंचखंड ताम्रपत्र के जरिए वर्मन वंश की जड़ों तक ले जाते हैं। ये ताम्रपत्र दावा करता है कि नरक, भगदत्त और वज्रदत्त के वंशजों ने कामरूप पर 3000 साल तक शासन किया। उसके बाद पुष्यवर्मन का दौर आया। इस ताम्रपत्र की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि इसमें सिर्फ राजाओं के ही नहीं, बल्कि रानियों के नाम भी एक अटूट श्रृंखला में दर्ज हैं। हाँ, ये उस ब्लॉकचेन वाली बात को और पुख्ता करता है। वंशावली की शुद्धता साबित करने के लिए रानियों का जिक्र जरूरी था। अगर हम उस सूची को देखें तो ये एक कविता की तरह बहती है। पुष्यवर्मन के बाद समुद्रवर्मन आए, जिनकी पत्नी दत्त देवी थीं। फिर बलवर्मन और रत्नावती। उसके बाद कल्याणवर्मन और गंधर्ववती। और फिर गणपति और यज्ञवती। और ये श्रृंखला यहीं नहीं रुकती। फिर आते हैं महेंद्रवर्मन और सुव्रता, नारायणवर्मन और देववती, महाभूतवर्मन और विज्ञानवती, चंद्रमुखा और भोगवती, और स्थितवर्मन और नयन देवी। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट। हाँ, और इसके बाद सुस्थितवर्मन आए, जिन्हें श्री मृगांक भी कहा जाता था, और उनकी पत्नी थी श्याम देवी। इनके 2 बेटे हुए, सुप्रतिष्ठित वर्मन और हमारे परिचित भास्कर वर्मन। तो इस हिसाब से भास्कर वर्मन पुष्यवर्मन की 11वीं पीढ़ी के शासक थे। इतने सारे नामों को देखकर कोई भी चकरा जाए, लेकिन गैट ने इसी सूची का इस्तेमाल करके एक बहुत ही चालाक गणितीय गणना की। बिल्कुल। गैट ने देखा कि 11 पीढ़ियों का ये स्पष्ट रिकॉर्ड मौजूद है
उन्होंने अनुमान लगाया कि अगर हर राजा का औसत शासनकाल 16 वर्ष मान लिया जाए तो पुष्यवर्मन का शासन 5वीं शताब्दी के मध्य के आसपास का रहा होगा। इस एक ताम्रपत्र ने पूरे असम के इतिहास को सदियों पीछे जाकर एक स्पष्ट टाइमलाइन दे दी। लेकिन टाइमलाइन स्पष्ट होने का मतलब ये नहीं था कि राजनीति शांत थी। ये ताम्रपत्र कर्ण सुवर्ण नाम की जगह से जारी किया गया था। अब 7वीं शताब्दी की शुरुआत में तो कर्ण सुवर्ण पर शशांक का राज था। वही शशांक जिसने हर्षवर्धन के भाई को मारा था? हाँ, वही। और जो 619 ईस्वी तक वहां राज कर रहा था। तो भास्कर वर्मन वहां क्या कर रहे थे? ये तत्कालीन सत्ता संघर्ष का हिस्सा है। शशांक की मृत्यु के बाद वहां जो शून्यता आई, उसी का फायदा उठाकर भास्कर वर्मन ने कर्ण सुवर्ण पर अधिकार कर लिया। अच्छा। भास्कर वर्मन कम से कम 650 ईस्वी तक तो जीवित थे। भास्कर वर्मन का काल एक स्वर्ण युग था, लेकिन पृष्ठ 22 से 25 के बीच ये कहानी एक बहुत ही हिंसक मोड़ लेती है। वर्मन वंश का पतन होता है और 2 नए राजवंश सालस्तंभ और प्रलंब सत्ता में आते हैं। ताम्रपत्रों में लिखा है कि म्लेच्छों के महान प्रमुख सालस्तंभ ने वर्मन वंश को उखाड़ फेंका। ये घटना लगभग 664 ईस्वी की है। अब मुझे ये समझाइए, ये म्लेच्छ कौन थे और उन्हें महान प्रमुख क्यों कहा जा रहा है? देखिए, म्लेच्छा शब्द का प्रयोग आमतौर पर प्राचीन भारत में उन लोगों या जनजातियों के लिए किया जाता था जो मुख्य धारा की इंडो आर्यन संस्कृति या ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था के बाहर थे। ओह, तो वे बाहरी थे। शायद वे स्थानीय मूल निवासी थे। लेकिन सत्ता में आने के बाद इस म्लेच्छ वंश ने भी धीरे धीरे हिंदू धर्म अपना लिया। साल स्तंभ के बाद विग्रह स्तंभ, पालक स्तंभ और विजय स्तंभ जैसे राजा आए। अंत में श्री हरीश हुए, जिनके नाम से ही स्पष्ट है कि वे पूरी तरह से संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से गुजर चुके थे। और लगभग 800 ईस्वी में प्रलंब राजवंश सत्ता में आया। प्रलंब की पत्नी का नाम जिवादा था। गैट यहाँ एक दिलचस्प ऐतिहासिक कड़ी जोड़ते हैं। वे संभावना जताते हैं कि प्रलंब का संबंध नेपाल के राजा हर्षदेव से हो सकता है, जिनका जिक्र 759 ईस्वी के एक अभिलेख में मिलता है। इस प्रलंब वंश की राजनीति और प्रशासन को समझने के लिए सबसे बड़ा सबूत हमें 829 और 30 ईस्वी के तेजपुर रॉक शिलालेख से मिलता है। हाँ, वो ब्रह्मपुत्र वाला। बिल्कुल, यह वो समय था जब महाराजाधिराज श्री हरिश्चर वर्मा देव का शासन था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और उनकी पत्नी का नाम तारा था। उनकी राजधानी हरूपेश्वर थी। ये शिलालेख राजा की प्रशंसा से ज्यादा एक प्रशासनिक फैसले का दस्तावेज है। हाँ, और वो फैसला बड़ा ही व्यवहारिक था। इसमें बताया गया है कि सेनापति सुचित ने नाविकों और टोल कलेक्टरों, मतलब कर वसूलने वालों, उनके बीच चल रहे एक भारी विवाद को सुलझाया था। ये दिखाता है कि उस समय नदियां व्यापार का कितना बड़ा केंद्र थीं और प्रशासन सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रहा था, बल्कि रोजमर्रा की अर्थव्यवस्था भी संभाल रहा था। बिल्कुल सही कहा। हरिश्चर के बाद उनके पुत्र वनमाल गद्दी पर बैठे। अभिलेखों में उनकी शारीरिक बनावट का बड़ा महिमा मंडन है। उन्हें चौड़ी छाती वाला राजा बताया गया है। अच्छा। हाँ, उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं को समुद्र तट तक फैला दिया था, जिसका सीधा मतलब है कि उनका बंगाल के शक्तिशाली राजा देवपाल के साथ भीषण युद्ध हुआ होगा। वनमाल ने एक अत्यंत विशाल और भव्य महल भी बनवाया था। लेकिन वनमाल के जीवन का अंत मुझे बहुत चौंकाने वाला लगा। इतना शक्तिशाली राजा जिसने इतने युद्ध जीते, उसने अपना राजपाट अपने बेटे जयमाल को सौंपा और खुद स्वेच्छा से भूखे रहकर प्राण त्याग दिए। एक तरह का रिलीजियस सुसाइड। हाँ, जयमाल, जिन्हें वीर बाहु भी कहा जाता था और जिनकी पत्नी अंबा थी, वो भी ज्यादा समय तक राज नहीं कर पाए। उन्हें एक लाइलाज बीमारी ने जकड़ लिया और उन्हें मजबूरन अपना सिंहासन अपने बेटे बलवर्मन को सौंपना पड़ा। ऐसा लगता है जैसे हम कोई भव्य ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज देख रहे हों। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सत्ता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो मानवीय कमजोरियों और बीमारियों के आगे बेबस होती है। और पृष्ठ 25 और 26 पर गैट हमें इसी अस्थिरता के चरम पर ले जाते हैं। पाल राजवंश का उदय और पतन। तो ये कैसे शुरू हुआ? लगभग 1000 ईस्वी में सालस्तंभ वंश के एक शासक त्याग सिंह की मृत्यु हो गई और उनका कोई वारिस नहीं था। ऐसे में जनता ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया। उन्होंने खुद अपना नया राजा चुना, ब्रह्मपाल, जिनकी पत्नी कुला देवी थी। ब्रह्मपाल के बेटे हुए रत्नपाल, जो एक बेहद आक्रामक और सफल योद्धा साबित हुए। उन्होंने 26 सालों तक राज किया और दुर्जय नाम की एक नई राजधानी बसाई, जिसका अर्थ ही है जिसे कोई जीत ना सके। नाम से ही उनका दबदबा झलकता है। बिल्कुल।
ताम्रपत्रों के अनुसार उन्होंने गुर्जर, गौड़, केरल और दक्कन के राजाओं के साथ भयंकर युद्ध किए। गैट का अनुमान है कि उनके पास बहुत पैसा था, जो शायद भूटान की तांबे की खदानों से आता था। लेकिन इतिहास का एक क्रूर नियम है कि हर अजेय चीज कभी न कभी ढहती है। रत्नपाल के बेटे पुरंदरपाल की मृत्यु उनसे पहले ही हो गई। इसलिए गद्दी पर उनके पोते इंद्रपाल बैठे, जिनकी पत्नी क्षत्रिय वंश की दुर्लभा थीं। इंद्रपाल युद्ध के मैदान से ज्यादा किताबों और पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी रखते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि कामरूप सैन्य रूप से कमजोर हो गया और बंगाल के राजा विजय सेन ने उन्हें आसानी से हरा दिया। और इस अध्याय का आखिरी सुराग हमें 1142 ईस्वी के वैद्य देव के ताम्रपत्र से मिलता है। ये वो दौर था जब कामरूप के राजाओं की सारी स्वतंत्रता छिन चुकी थी। वे बंगाल के सेन और पाल वंश के सामंत या फ्यूडिटेरी मात्र रह गए थे। स्थिति बहुत बदल चुकी थी। प्राग ज्योतिष के राजा तिष्यबेव ने अपने अधिपति कुमारपाल के खिलाफ बगावत कर दी। तब कुमारपाल ने इस बगावत को कुचलने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद ब्राह्मण मंत्री वैद्यदेव को सेना देकर भेजा। वैद्यदेव ने युद्ध में तिष्यदेव को मार गिराया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो राजनीति का पुराना खेल है। क्या किया उन्होंने? वैद्यदेव ने खुद को ही राजा घोषित कर दिया। उन्होंने हमसा कोंची नाम के अपने विजय शिविर से अपना ताम्रपत्र जारी किया। ये इस बात का सबूत है कि 12वीं सदी तक आते आते कामरूप का स्वर्ण युग पूरी तरह से खत्म हो चुका था और वहां अराजकता फैल चुकी थी। तो अगर हम सर एडवर्ड गैट के इस दूसरे अध्याय को समेटें तो ये 7वीं से 12वीं सदी तक के असम के इतिहास की एक अद्भुत यात्रा रही। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे ह्वेनसांग की डायरी और जमीन के ताम्रपत्रों ने मिलकर वर्मन वंश की 3000 साल की वंशावली, म्लेच्छ शासकों के साल स्तंभ वंश और अंत में पाल राजवंशों के उत्थान और पतन को हमारे सामने जिंदा कर दिया। ये महज तारीखें नहीं थीं, बल्कि महत्वाकांक्षाओं, कूटनीति और अस्तित्व की एक महागाथा थी। और ये सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि इतिहासकारों ने सदियों पुरानी लिपियों को पढ़ने की मेहनत की और राजाओं की प्रस्तावनाओं के पीछे छिपे असली इतिहास को डिकोड किया। गैट का यह अध्याय इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि इतिहास कैसे खोजा जाता है। बिल्कुल सही। और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचारणीय सवाल छोड़ना चाहती हूँ। आज हमने जो भी जाना वो उन राजाओं के ताम्रपत्रों से मिला जिन्होंने खुद अपनी प्रशंसा लिखवाई थी। जरा सोचिए, अगर 829 ईस्वी के तेजपुर शिलालेख में जिन कर वसूलने वालों और नाविकों के बीच विवाद हुआ था, वे आम लोग अगर अपना इतिहास खुद किसी ताम्रपत्र पर लिखते तो उस जमाने की कहानी कितनी अलग और कितनी जमीनी होती। बहुत ही अलग नजरिया होता वो। शायद हमें महलों के युद्धों की जगह बाजारों और नदियों का इतिहास पढ़ने को मिलता। आज के इस विस्तृत अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।